मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अधिशोषण सामान्य परिचय, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण की ऊष्मा और भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर, अधिशोषण का कारण। और अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसमें सबसे पहला कारक आता है अधिशोष्य गैस की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य क्या था? गैस। अब अधिशोष्य जो है यानी गैसें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी गैसें और एक अस्थायी गैसें। एक स्थायी गैस है और एक अस्थायी गैस है। स्थायी गैसों में जनरली समपरमाणुवीय होमो एटॉमिक, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये हैं। अस्थायी गैसों में हेट्रो एटॉमिक यानी विषम परमाणुवीय, जैसे SO2, CO2, अमोनिया, ये सम्मिलित हैं। तो समपरमाणुवीय गैसें जो हैं वो स्थायी गैसें होती हैं, विषम परमाणुवीय गैसें जो होती हैं वो अस्थायी गैसें होती हैं। अस्थायी गैसों का मतलब क्या है? जो आसानी से द्रव बन सकें। अस्थायी मतलब टेम्परेरी गैस है ये, तो इसको आसानी से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? और ये स्थायी यानी परमानेंट गैस है। परमानेंट गैस है तो ये आसानी से द्रव में नहीं बदलती। तो दो तरह की गैसें होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी गैस है मतलब परमानेंट गैस है तो वो आसानी से द्रव में नहीं बदलेगी, और जो अस्थायी गैस है वो टेम्परेरी गैस है यानी वो आसानी से द्रव में बदल जाएगी। तो जो आसानी से द्रव में बदल गई है, जब लिक्विड बन गया तो लिक्विड थोड़ा भारी होता है तो वो नीचे सतह पर आकर जुड़ जाएगी। और जो परमानेंट गैस है जो द्रव में नहीं बदलेगी वो तो हल्की है, हल्की तो वो उड़ जाएगी। तो स्थायी गैसों का जो अधिशोषण होता है वो कम होता है, अस्थायी गैसों का जो अधिशोषण होता है वो ज़्यादा होता है। स्थायी गैसों का अधिशोषण फिर क्लियर कर रहे हैं क्यों कम है? क्योंकि ये परमानेंट गैस है, जनरली ये गैस की फॉर्म में रहती है, और गैस जो होती है वो हल्की होती है तो वो तो ऊपर उठने की नेचर रखती है, ना कि सतह पर जुड़ने की। जो अस्थायी गैस है वो द्रव बन गई तो वो आसानी से सतह पर जुड़ जाएगी। क्लियर? अब जो अस्थायी गैसें होती हैं उनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है। ये अवधारणा हमारी बुक्स में दी होती है कि क्रांतिक ताप बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। अब इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो अस्थायी गैसों का क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है, इसलिए अस्थायी गैसों का अधिशोषण भी ज़्यादा होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। मान लो एक गैस है ए का क्रांतिक ताप है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाएगी। क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर कोई भी गैस द्रव में नहीं बदल सकती। जैसे अगर टेम्परेचर 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा ना तो ये द्रव में नहीं बदलेगी। तो इसका क्रांतिक ताप 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर द्रव में बदल जाएगी। क्लियर? 2.1 भी है तो ये द्रव में नहीं बदलेगी। तो क्रांतिक ताप से ज़्यादा ताप पर कोई भी गैस द्रव में नहीं बदलती। ऐसे मान लो एक गैस बी है जिसका क्रांतिक ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में बदलेगी। अगर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो ये द्रव में नहीं बदलेगी। अब हमें तो जनरली यूँ लगता है कि बी पहले द्रव बनेगी क्योंकि बी का क्रांतिक ताप कितना है? 0, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले ए द्रव बनेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो आप मान लें कि 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता ही है, गर्मियों में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब एट प्रेजेंट मान लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को इसे द्रव में बदलने के लिए ताप कम करना है। तो जब 10 को कम करेंगे तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 होएगा, 6 होएगा, 5 होएगा, 4 होएगा, 3 होएगा और फिर 2 होएगा। और 2 होते ही ए द्रव बन जाएगी, यानी पहले ए द्रव बनेगी, फिर 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, यानी 0 आते ही बी द्रव बन जाएगी। इस प्रकार पहले द्रव कौन सी बनी? जिसका क्रांतिक ताप ज़्यादा है।
तो क्रांतिक ताप ज़्यादा होगा तो वो आसानी से द्रव में बदल जाएगी और उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो क्रांतिक ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अब आता है अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा पॉइंट आता है अधिशोषक की प्रकृति। तो अधिशोषक जो है वो ठोस होता है। तो अधिशोषक की प्रकृति में क्या होगा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी अधिशोषण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसकी अधिशोषण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने को हम अधिशोषक का सक्रियण कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेट। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम किसी तरीके से बढ़ा दें तो उसे कहते हैं अधिशोषक को हमने सक्रिय कर दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अधिशोषण क्षमता भी ज़्यादा होगी। क्लियर करता हूँ इसको भी मैं। मान लो ये एक अधिशोषक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का तरीका क्या होगा वो भी अभी क्लियर करता हूँ। ये मान लो अधिशोषक है। अब यहाँ ये बॉन्ड है इसके जो फ्री पड़े हैं, जो बॉन्ड फ्री पड़े हैं वहीं कोई ना कोई अणु जुड़ सकता है। तो आप देखें अभी एक अणु यहाँ जुड़ सकता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ। तो इस प्रकार इस अधिशोषक की सतह पर 8 अणु जुड़ सकते हैं। अब अपने अगर इसको बारीक चूर्ण बना दें, इसका पाउडर बना दें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कण जितना छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा। अब क्लियर कर लें। सपोज कि मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, मान लो चोट मारी और यहाँ से तोड़ दिया इसको। जब यहाँ से तोड़ दिया तो इसकी पोजीशन ये हो गई। अब देखो इस तरह से ये सेंटर से ब्रेक कर दिया आपने, इसको यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया तो ये वाले बॉन्ड और फ्री हो जाएंगे। देखो जब आप यहाँ से तोड़ दोगे तो ये वाले बॉन्ड और फ्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब 1 2 3 4 5 6 अणु यहाँ जुड़ गए, 6 वहाँ जुड़ जाएंगे तो 12 अणु जुड़ जाएंगे। पहले कितने जुड़ रहे थे 8, अब कितने जुड़ गए 12। तो जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। अब सपोज कि इसको यहाँ से भी तोड़ दें, यहाँ से भी तोड़ दें इसको, तो अब यहाँ से तोड़ दिया तो अब देखें आप, तो कंडीशन बन गई ये। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 अणु यहाँ जुड़ गए, 4 यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो अब कितने अणु जुड़ने लगे इससे 16। पहले कितने जुड़ रहे थे 8, पहले जुड़े 8। अब जैसे जैसे बारीक करते गए, इसका पाउडर बनाते गए, वैसे वैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता गया। तो पहले जहाँ ये 8 अणुओं का अधिशोषण कर रहा था वहाँ अब ये 16 अणुओं का अधिशोषण कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है चूर्णित चारकोल यानी पाउडर्ड चारकोल जो है वो अच्छा अधिशोषक है सामान्य चारकोल की तुलना में, क्योंकि पाउडर चारकोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप पाउडर बनाएंगे वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वैसे वैसे अधिशोषण क्षमता बढ़ेगी। अब तीसरा आता है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। ताप के प्रभाव का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने भौतिक अधिशोषण में पढ़ा था कि ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की जो दर है, भौतिक अधिशोषण की दर वो घटती है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की दर घटती है। और रासायनिक में पढ़ा था कि पहले जब ताप बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। अब यदि एक स्थिति आती है जब जिस पर रासायनिक अधिशोषण अधिकतम हो जाता है, इस तरह से ग्राफ भी बनाया था अपने कि प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, अब स्थिति आ गई रासायनिक अधिशोषण अधिकतम हो गया। अब यदि और ताप बढ़ाएंगे तो फिर अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की दर घटेगी। तो प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, उसके बाद घटती है। अब आता है दाब का प्रभाव। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या, देखो स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। क्लियर करें अपने बात को। होगा क्या, देखो ये मान लो कोई अधिशोषक है। अब कंडीशन देखते हैं थोड़ी। ये कोई अधिशोषक है तो प्रारंभ में इसकी सारी सतह खाली है, तो शुरू में क्या होगा, अणु तेजी से जुड़ेंगे क्योंकि सारी सतह खाली थी। तो जैसे जैसे हम पिस्टन को प्रेस करेंगे अणु जो होगा वो तेजी से जुड़ेंगे। तो प्रारंभ में क्या होगा, अधिशोषण तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले सारी सतह खाली थी। अब क्या हुआ, लगभग सतह भर गई, तो अब अधिशोषण बढ़ेगा तो सही, पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से पहले बढ़ा था। अब अणु को खाली जगह देखनी पड़ेगी, फिर वो अणु जुड़ेगा। तो बढ़ेगा तो सही पर धीमी गति से बढ़ेगा, धीमी गति से। क्लियर। अब सारी सतह भर गई, सारी सतह भर गई, अब सतह बची नहीं, तो अब अधिशोषण स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जब सतह ही नहीं बची तो अधिशोषण हो ही नहीं सकता, तो फिर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है। तो प्रारंभ में जब दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण तेजी से बढ़ता है, उसके बाद दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण धीमी गति से बढ़ता है। प्रारंभ में क्यों तेजी से बढ़ा, क्योंकि सारी सतह खाली थी। फिर अपेक्षा कर तो उसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई, क्योंकि लगभग सतह भर गई। और फिर वो अधिशोषण जो है वो स्थिर हो गया, क्योंकि सारी सतह भर चुकी है, तो अब और अधिशोषण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में स्थिर ताप पर दाब व अधिशोषण की मात्रा के बीच जो ग्राफ खींचा गया, दाब व अधिशोषण की मात्रा के बीच जो ग्राफ खींचा गया, ताप स्थिर रखना है, स्थिर ताप पर ग्राफ बनाना है अधिशोषण की मात्रा वर्सेस दाब यानी प्रेशर के बीच। अधिशोषण की मात्रा व दाब के बीच ग्राफ खींचा गया, तो वो ग्राफ यूं आएगा, देखो ये x/m है अधिशोषण की मात्रा, ये दाब है P। अब ये ग्राफ आएगा यूं, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखें प्रारंभ में शुरू में यहाँ प्रेशर कितना है, 0। तो शुरू में जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद हम दाब बढ़ाए जा रहे हैं कंटिन्यू, तो अधिशोषण बढ़ा तो है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। ये घुमाव दिया हुआ है यहाँ। अब जब सतह पूरी भर गई तो दाब तो बढ़ रहा है पर अधिशोषण स्थिर हो चुका है, अधिशोषण स्थिर हो चुका है। अब अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही, देखो अधिशोषण इतना ही है, अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ अधिशोषण अधिकतम है। क्लियर। तो प्रारंभ में दाब बढ़ाया तो अधिशोषण तेजी से बढ़ा, फिर दाब बढ़ा पर अधिशोषण उतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो वक्र में थोड़ा घुमाव है। और फिर दाब तो बढ़ रहा है पर अधिशोषण नहीं बढ़ रहा, तो यानी अधिशोषण स्थिर हो चुका है। तो तीन स्थितियां कौन कौन सी है इसमें, एक तो निम्न दाब पर, एक आई उच्च दाब पर, और एक आई माध्यमिक दाब पर। माध्यमिक दाब पर। अब ये तीनों स्थितियां हम क्लियर करें तो ग्राफ को तीन भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो जब दाब बहुत ही कम है, दाब बहुत ही कम है, यानी ये कंडीशन है, देखो यहाँ दाब 0 के आसपास है, दाब बहुत ही कम है। दूसरी स्थिति ये है जहाँ दाब बहुत ज़्यादा है। पहली स्थिति थी जब दाब कम है, ये वाली। दूसरी स्थिति है जब दाब उच्च है, और तीसरी स्थिति है जब दाब माध्यमिक है यानी बीच का है, ये तीसरी स्थिति है। क्लियर। पहली स्थिति ये हो गई, समझ गए हैं, क्योंकि दाब यहाँ 0 के आसपास है तो यहाँ दाब बहुत ही कम है। दूसरी स्थिति जो है वो ग्राफ का लास्ट पार्ट है जहाँ दाब बहुत ही ज़्यादा है, और तीसरी स्थिति जो है वहाँ दाब माध्यमिक है। अब आप ग्राफ से देखें तो हम देख रहे हैं कि जब दाब कम था, जब दाब निम्न था, यानी ये कंडीशन थी, तो दाब बढ़ रहा है तो अधिशोषण भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ आया, देखो
दाब बढ़ रहा है तो अधिशोषण भी बढ़ रहा है। तो यानी अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है, यानी दाब बढ़ा है तो अधिशोषण भी बढ़ा है। अब उच्च दाब पर आए, उच्च दाब पर यानी सेकंड स्थिति ये वाली, दाब तो बढ़ रहा है, देखो आप इधर तो चल रहा है ग्राफ, दाब तो बढ़ रहा है पर ग्राफ ऊपर की ओर नहीं जा रहा, यहीं रुका हुआ है। क्लियर, यानी अधिशोषण नहीं बढ़ रहा। उच्च दाब पर आप देखें तो दाब तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन अधिशोषण नहीं बढ़ रहा, यानी अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि अगर दाब पर निर्भर कर रही होती तो दाब बढ़ता तो अधिशोषण भी बढ़ता। तो निम्न दाब पर क्या है, दाब बढ़ रहा है तो अधिशोषण भी बढ़ रहा है, इसका मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है। उच्च दाब पर क्या हुआ, दाब बढ़ा पर अधिशोषण नहीं बढ़ा, इसका मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। तो निम्न दाब पर तो P की पावर 1 है, उच्च दाब पर P की पावर 0 है, तो माध्यमिक दाब पर P की पावर 0 से 1 के बीच में आएगा। क्लियर, उच्च दाब पर P की पावर 0 है, निम्न दाब पर P की पावर 1 है, तो माध्यमिक दाब पर P की पावर 0 से 1 के बीच में आएगा। इसी को ही फ्राइडलिक ने दो तरह की समीकरण आती है अधिशोषण समतापी में। ये जो ग्राफ बना है इसे अधिशोषण समतापी बोलते हैं। अधिशोषण समतापी, समतापी मतलब स्थिर ताप पर, समान ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के बीच खींचा गया आरेख अधिशोषण समतापी कहलाता है। और अधिशोषण समतापी दो प्रकार के हैं, एक तो फ्राइडलिच या फ्राइडलिक लिखा होता है कई जगह, और एक लैंगम्यूर। एक तो फ्राइडलिच आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, फ्राइडलिच समतापी, और एक लैंगम्यूर समतापी। अब हम इसमें फ्राइडलिच की चर्चा करेंगे। तो फ्राइडलिच ने ये समीकरण जो थी x/m समानुपाती P की पावर 0 से 1 ये वाली, इसको एक्सप्लेन किया। तो फ्राइडलिच ने जो संबंध दिया था वो ये दिया था, x/m समानुपाती P की पावर 1/n, जहाँ n इज ग्रेटर देन 1। आप n को 1 से ज़्यादा रखें तो आप देखेंगे हमेशा P की पावर 0 से 1 के बीच में आएगा। जैसे मैं पहली केस में n को 2 रखूँ, 1 से ज़्यादा रखना है, n को मैं 2 रख दूँ तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 यानी 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही n को मैं 10 लिख दूँ तो x/m समानुपाती, n को 10 लिख दिया, P की पावर 1/10, 1/10 यानी 0.1, 0.1 है तो मतलब 0 से 1 के बीच में है। तो फ्राइडलिच समीकरण ये है, x/m समानुपाती P की पावर 1/n, जहाँ n इज ग्रेटर देन 1। समानुपाती का निशान हटाया तो k लगा दिया, x/m बराबर k P की पावर 1/n, जहाँ n इज ग्रेटर देन 1। दोनों ओर log लेने पर, जब दोनों ओर log लेंगे तो ये बनेगा log x/m इक्वल टू log k, मल्टीप्लाई वाला log प्लस में आ जाता है, प्लस log P की पावर 1/n, और log वाली जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो क्या बनेगा log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, 1/n log p। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो भी बता दूंगा मैं आपको। ग्राफ से क्वेश्चन निकला हुआ है इससे। ग्राफ जो होते हैं, हम जो ग्राफ बनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो दो प्रकार के सरल रेखा समीकरण बनाते हैं। एक तो सरल रेखा समीकरण होती है y बराबर mx, y बराबर mx, और एक होती है y बराबर mx प्लस c। एक तो होती है y बराबर mx और एक होती है y बराबर mx प्लस c। अब y बराबर mx क्या है उसको देखें पहले। तो y बराबर mx क्या है, y अक्ष को बता रहा है, x अक्ष को बता रहा है। ये सरल रेखा समीकरण है तो सरल रेखा बना दी, और m जो है वो इसकी ढाल है, m जो है वो इसकी ढाल है। तो ये ग्राफ बन गया, y अक्ष को, x अक्ष को सरल रेखा समीकरण है, m ढाल है। और y बराबर mx प्लस c क्या है उसको समझे। y बराबर mx प्लस c क्या है, y अक्ष को बता रहा है,
वाई वाई अक्ष को ही बता रहा है, एक्स एक्स अक्ष को ही बता रहा है। सी इसमें जो होता है वो अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड। तो सरल रेखा समीकरण है पर इसमें अंतःखंड छोड़ा जाता है, ये सी होता है जो अंतःखंड छोड़ा है। यहाँ वो सी की वैल्यू 0 थी तो बिल्कुल लाइन हमने यहाँ से शुरू की थी। अब सी इसमें है तो इसमें अंतःखंड छोड़ा जाता है, ये जो जगह छोड़ी है ये सी है, और ढाल जो है वो एम है, ढाल एम है। क्लियर। अब आप देखें, तुलना करके देखें, हमने लिखा log x अपॉन एम इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब खुद सोचिए ये y बराबर एम एक्स को फॉलो कर रही है या y बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है। तो ये फॉलो कर रही है, ये y बराबर आगे प्लस है तो इसका मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी को, यानी इसको फॉलो कर रही है। अब ये समीकरण क्या देखो, y बराबर एम एक्स, अब एम एक्स यानी m इंटू एक्स, अब m इंटू एक्स तो ये पढ़ा, ये m पढ़ा और ये x पढ़ा, तो ये बन गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब आप देखें वाई एक्स पे क्या आएगा, log x अपॉन एम, तो वाई एक्स पे आएगा log x अपॉन एम, तो वाई एक्स पे मैंने लिख दिया log x अपॉन एम। कंपेयर करना है बस। x अक्ष पे क्या आएगा, log p, तो x अक्ष पे मैंने लिख दिया log p, बस तुलना कर करके लिखते जाओ। c की जगह क्या आएगा, log k, तो c आ गया क्या, log k, c का कंपैरिजन log k से। और m ढाल जो है वो 1/n, ढाल m का कंपैरिजन 1/n से हो गया, तो ढाल इक्वल टू 1/n। तो इस प्रकार ये लैंगम्यूर समीकरण से हमने ग्राफ बना दिया y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हुए। अब इसका क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, फ्रेंडलिश समीकरण के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हुए। इसका क्वेश्चन क्या आया था कि ढाल का मान कितना है, फ्रेंडलिश समतापी में ढाल का मान कितना है, तो ढाल का मान जो है वो 1/n है, 1/n। क्लियर, 1/n। अंतःखंड log k होता है, अंतःखंड log k होता है। अब अगर आपसे पूछ ले फ्रेंडलिश समतापी की कमी क्या है, फ्रेंडलिश समतापी की कमी, तो इसकी कमी यही है कि ये उच्च दाब पर लागू नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उच्च दाब पर लागू नहीं, उच्च दाब पर लागू नहीं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था उच्च दाब पर x अपॉन m जो है वो p पर निर्भर नहीं करता, जबकि यहाँ आप देखें तो ये कह रहा है x अपॉन m हमेशा p पर निर्भर करेगा। तो इसलिए फ्रेंडलिश समतापी जो है वो उच्च दाब पर लागू नहीं होता, क्योंकि उच्च दाब पर 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि यहाँ ये कहता है n इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब आप n को 1 से बड़ा रखेंगे तो ये p की पावर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। तो उच्च दाब पर फ्रेंडलिश समतापी लागू नहीं होता। अब अगर आपको कह दे विलयन अवस्था में फ्रेंडलिश समतापी समीकरण लिखो, विलयन अवस्था में प्रॉपर कह दे विलयन अवस्था में फ्रेंडलिश समतापी समीकरण लिखो, तो ये ध्यान रखना गैस का तो दाब होता है और विलयन की सांद्रता होती है। सांद्रता को हम लोग सी से लिखते हैं, तो समीकरण यही रहनी है log x अपॉन एम इक्वल टू log k प्लस 1/n log c आ जाएगा। बस यहाँ विलयन में लिखनी है तो ये सी बन जाएगा, बस ये लो, ये विलयन अवस्था में समतापी समीकरण हो गई, सेम टू सेम है फ्रेंडलिश समतापी, बस पी की जगह आप लोग सी लिख दें, बाकी सारा कुछ वही रहना है। तो ये आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।